Union Minister for Surface Transport as well as Micro, Medium and Small Industries Nitin Gadkari has said that the sector needs 50 to 60 lakh crores of FDI to revive not just the industry but also the coronavirus hit economy. This on a day when Chinese companies have been told that they cannot bid for any highway project. Very two important statements coming from the minister. Nitin ji is with us now. नितिन जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको बहुत वर्षों से जानती हूं, मुझे पता है आप जो आपके माइंड में जो होता है आप वही बोलते हैं। अभी अगर हम इकोनॉमी की हालात देखें, सबको फिक्र है, कोरोना वायरस की तो फिक्र है, लेकिन उसके साथ साथ कई लोगों को डर है। और मैं बहुत से मजदूरों को मिली, बहुत से फैक्ट्री ओनर्स को मिली रिपोर्टिंग करते के दौरान, और उन्होंने कहा कहीं ये ना हो कि गरीबी हमें पहले मार दे, वायरस तो बाद में आएगा। इकोनॉमी को लेकर बहुत डर है सब लोगों को। तो आप अपनी असेसमेंट दीजिए कि अभी इकोनॉमी के क्या हालात हैं। पहली बात तो ऐसी है कि मैं आपने जो मेरे नाम पर जो स्टेटमेंट बताया उसको सुधारना चाहता हूँ जी। मैंने ये कहा था कि हमारे देश का टोटल जीडीपी की जो आती कीमत वो 200 लाख करोड़ है। उसमें से 10% 20 लाख करोड़ का हमने पैकेज डिक्लेयर किया है। और जो अनुमान इकोनॉमिक एक्सपर्ट निकालते हैं और जो उनने मैंने सुना है उनकी बात, इसके आधार पर कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को इस साल में जो बजट डिफिसिट आएगा वो कम से कम 10 लाख करोड़ का आएगा। क्योंकि पिछले 4-5-6 महीने से लगभग इकोनॉमी कोरोना कोविड-19 के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में आज इस इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने में और निश्चित रूप से आज लिक्विडिटी को बढ़ाना सबसे बड़ी आवश्यकता है जी। और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास जो जगह है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड सेक्टर है, रेलवे है, एविएशन है, शिपिंग है, पोर्ट्स है, पावर है, और जिस सेक्टर में आज भी हम बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो हमने ये जो प्लान बनाया इसमें 2 प्रकार का बनाया, जो मेरे विभाग कोशिश कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को, ग्रोथ रेट को बढ़ाने में हम क्या कर सकते हैं। तो हम बड़े प्रमाण पर इस बार एनएचआई में विदाउट गवर्नमेंट गारंटी, हमारे खुद का AAA रेटिंग है एनएचआई का, और हमारा टोल का इनकम इस साल तक 28,000 करोड़ का हमारा अनुमान था, पर अभी इस साल एंड तक हम 40,000 करोड़ तक ले जाएंगे। अभी फिलहाल हमारा 28,000 करोड़ था, कुछ नुकसान हुआ है, हमारा कम हुआ है, पर ओवरऑल एंड तक 40,000 करोड़ हमारा टारगेट था जी। और 5 साल में हमारा टोल इनकम 1 लाख करोड़ तक जाएगा। अब हमने इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस भी किए हैं कि हम रोड के बाजू में हमारे पास काफ़ी जगह है, वहाँ जगह हमारी होगी पेट्रोल पंप ऑयल कंपनी के होंगे, तो पर केजी गैस पर और पेट्रोल पर भी, डीजल पर भी हमको कमीशन मिलेगा। दूसरी ओर रोड साइड एमिनिटीज़ कर रहे हैं। तीसरा, रोड के बाजू में हम लोग विशेष रूप से लॉजिस्टिक पार्क, बस पोर्ट के लिए भी हमने योजना बनाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए हमने प्लान की है कि जैसे हम लोग 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, तो 22 ग्रीन हाईवे में जैसे दिल्ली मेरठ का काम लगभग 6-7 महीने में पूरा हो जाएगा। अपने दिल्ली का 16 लेन का रोड देखा ही है, राम स्वामीनारायण मंदिर के सामने, और वो आगे मेरठ तक है, और मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4-4.5 घंटे लगते थे, मेरे अंदाज से 50 से 55 मिनट में आप आ जाएंगे। तो उसी प्रकार के हम दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली से अमृतसर कटरा हाईवे का लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ है। काफ़ी हाईवे बड़े बड़े हम बना रहे हैं। तो ये सब हाईवे में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ग्रीन हाईवेज़ है। तो अभी जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ जो कंसेप्ट क्या था जी। दिल्ली मुंबई के लिए अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, ये जो आज एग्जिस्टिंग रोड है, इसके आजू बाजू में अगर हम हाईवे बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 3 करोड़ रुपए पर एकड़ आती, क्योंकि ये डेवलप एरिया है। हमने अलाइनमेंट को बदला है। हमारा हाईवे सोना से शुरू होगा, गुड़गांव के पास से, और सोना से सवाई माधोपुर, अलवर होकर झाबुआ, रतलाम से होकर वडोदरा से मुंबई जाएगा। इसकी विशेषता यह है कि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, तो हमारी जो कॉस्ट है इसमें ये 10 लाख से 20 लाख रुपए एकड़ आई है एवरेज। जी जी। स्वाभाविक रूप से 16,000 करोड़ हमने हाईवे पे कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट में बचा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हाईवे साधारण दिल्ली से मुंबई आप कार से एक 12-12.5 घंटे में जा सकोगे। और इसके साथ साथ ट्रक जो है दिल्ली से मुंबई 10 से 12 घंटे में पहुंच सके। 12 से 12.5 घंटे। अच्छा,
हाँ, मैंने अभी सफर किया, मुझे 2 दिन लगे। आपको 12.5 घंटे में पहुंचा देंगे नॉन स्टॉप अगर आप जाएगी। तो जी। साधारणतः 110-120 किलोमीटर के स्पीड से आप जा सकेगी, तो अच्छा। आराम से आप पहुंच जाएगी। तो ये मैं बिल्कुल वादा करता हूँ। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में जाओगे, और अमृतसर से कटरा। तो ये जो हाईवे बन रहा है इसमें से आप कभी उसमें जाइए, मैं जी। आपकी व्यवस्था करूंगा। जी। 62 में से 32 पैकेज अवार्ड भी हो गए, काम जी। जोरों में शुरू है। लैंड एक्विजिशन का काम लगभग पूरा हो गया है, और ये हाईवे 3 साल के अंदर पूरा होगा। अब हाईवे बनने के पहले दोनों बाजू में लैंड अवेलेबल है। तो जी। हम लोग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, क्योंकि अब एमएसएमई भी मेरे पास है और जी। हाईवे का भी मैं मंत्री हूँ। तो जी। हमारे कानून में जी। एनएचआई को अधिकार है कि रोड की कीमत वसूल करने के लिए हम्म। बाजू की डेवलपमेंट हो सकती है। तो हम्म। जैसे आपकी लेदर इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, जी। आगरा में है, नोएडा में है, फिर आप देखिए चेन्नई में है, मुंबई में धारावी में 1.5 लाख लोग काम करते हैं लेदर इंडस्ट्री में। तो हम्म। मैंने अब कहा कि इस हाईवे के आजू बाजू में हम लोग कम से कम 12 से 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज बना रहे, जहाँ की लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 20 लाख रुपए एकड़ के अंदर होगी, और वहाँ वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सबकी कनेक्टिविटी कंसर्निंग डिपार्टमेंट करेंगे। वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में सस्ते घर भी बन जाएंगे, और ये जो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज जो बनेगा, इसको नेशनल हाईवे से कनेक्ट करके एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और उसके साथ साथ पोर्ट से जोड़ा जाएगा। अब देखो, एक जैसे अभी मैं एक ही उदाहरण दूँ, लेदर इंडस्ट्री, चमड़े की, इसका टोटल टर्नओवर 1,45,000 करोड़ है। हम्म। इसमें से 85,000 करोड़ डोमेस्टिक है और 45 से 55,000 करोड़ एक्सपोर्ट है। तो हम ये लेदर वालों को करें, डिजाइनिंग से लेकर ऑल टाइप ऑफ थिंग एक ही जगह, जैसे चाइना में हुई, एक ही क्लस्टर में सब काम होगा। पर सर, लेबर की जो इश्यू है, जो श्रमिक मजदूर है, जो हमारा मजदूर है जो गांव थोड़ा सा चला गया है। आपका वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मुद्दा एक बार खत्म कर देता हूँ जी। शॉर्ट जी। में। जी। 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 तो जी। उसमें ये सब करने के समय ये हम क्यों कर रहे हैं कि हमारी एमएसएमई को हमको अपग्रेड भी करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी। अभी हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में हमारा कंट्रीब्यूशन 29% है, और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, और टोटल एक्सपोर्ट देश का 48% एमएसएमई से होता है। और इसके अलावा अभी तक 11 करोड़ जॉब हमने क्रिएट किए हैं। अब हमारी इकोनॉमी को अगर अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजी वाइज, तो हमको हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी अच्छी है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो नहीं है वो बाहर से लेनी पड़ेगी, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और क्वालिटी अच्छी सुधरे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो इसके साथ है, कि अब एमएसएमई का स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी कुछ जगह भी है, मुंबई में है हम्म। कुछ। हम्म। हम लोग ये कह रहे हैं कि भी एमएसएमई जो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी, उसका पहले हम एक सिंप्लीफिकेशन की मेथड से उसका रेटिंग कर देंगे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बैंक का कैसा है, जीएसटी का कैसा है, इनकम टैक्स का कैसा है, इसके आधार पर। और फिर उनके इसमें हम लोग 15 करोड़ तक इक्विटी हम सरकार के तौर से डालेंगे, फंड ऑफ फंड 50,000 करोड़ की हमने प्रोविजन की है। और ये इक्विटी देने के बाद वो कैपिटल मार्केट में जाएंगे। और मेरी अभी 4 दिन पहले अमेरिका के करीब 10,000 इन्वेस्टर के साथ बात हुई, दुबई के इन्वेस्टर के साथ बात हुई, और मैंने उनको कहा कि आप ये एमएसएमई में पैसा डालिए, ये एक्सपोर्ट करने वाली अच्छी अच्छी एमएसएमईज है। सवाल ये है बरखा जी, इंपॉर्टेंट ये जी। है कि हमारे देश के इकोनॉमी में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एफडीआई दोनों मिलाकर कम से कम 50 से 60 लाख करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, एमएसएमई से लेकर, एनबीएफसी से लेकर बैंकों तक, सभी फील्ड में अगर 50 से 60 लाख करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट आती है, तो हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डिमांड एंड सप्लाई इंप्रूव होगा, और उसके साथ हमारी इकोनॉमी एक्सेलरेट होगी। और इस भावना में मैंने कहा था कि 60 लाख करोड़ ये इंडियन इकोनॉमी में एफडीआई के द्वारा या इन्वेस्टमेंट के द्वारा आए, तो ये हमारे लिए होगा। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कम से कम मैं 15 लाख करोड़ के काम 2 साल में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई मैं डिक्लेरेशन नहीं है मेरा, ये हमारी टारगेट है। और एमएसएमई में बड़े प्रमाण पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, उसके साथ साथ फॉरेन इंडस्ट्री भी आए, नई टेक्नोलॉजी भी आए और एफडीआई भी आए। अब डिफेंस में भी एफडीआई 74% तक क्लियर हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम कि जितनी लिक्विडिटी इंडियन इकोनॉमी में आएगी, उतनी हमारे यहाँ जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, उतनी लिक्विडिटी बढ़ेगी। और वो कॉन्टेस्ट में मैंने ये कहा था।